कभी कभी बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स, बिग एंटरप्रेन्योर्स, ये अपने इन्वेस्टर्स को ही लात मारते हैं। कैसे? बहुत सारी कंपनीज खोलेंगे और उन कंपनीज के बीच में फाइनेंशियल फ्रॉड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपके लिए आज मैं एक ऐसी ही कहानी लाया हूं जहां पे उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को खुद की मैनेजमेंट ने ही लात मारी है। दोस्तों, गोयला आपके सामने आ गया है और आज मैं आपको पूरी कहानी समझाने वाला हूं जी स्कैम की। और जी स्कैम तो शुरुआत है, उसके बाद क्या क्या पकड़ा गया है सब कुछ आपको बताऊंगा। अब कहानी ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बिकॉज इसमें सीधा सीधा फ्रॉड नहीं किया जाता। बहुत कंपनीज खोली जाती हैं, उन कंपनीज में फॉल्स ट्रांजैक्शंस करके फिर स्कैम किया जाता है। तो मैं आपको हर चीज आराम समझा रहा हूं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, द बिगिनिंग। ज्यादातर ऐसे फ्रॉड्स और स्कैम्स पकड़े तब जाते हैं जब कुछ लोगों की अच्छाई बाहर निकल के आ जाती है और वो फिर बताते हैं दुनिया को कि यहां पे स्कैम हो रहा है। इनको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। जी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी शुरू होती है नवंबर 2019 से। इस टाइम पे जी के पूरे ऑफिस में तहलका मच गया और जी इतनी बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्री में इतनी डोमिनेंट है कि जी को छोड़िए, ये सुन के पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया। हुआ ये था कि जी के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, मिस्टर सुनील कुमार और मिसेस निहारिका वोरा ने रिजाइन कर दिया। हर लिस्टेड कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी से कंसर्न नहीं रहते, तो उनका कभी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेक श्योर कि कंपनी में हर काम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा हो। इन दोनों डायरेक्टर्स ने रिजाइन करते हुए ये क्लेम किया कि जी लिमिटेड के 200 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट थे और उनका गलत इस्तेमाल हुआ है। अब इसको समझने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जी लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं। मतलब कंपनी के नीचे दूसरी छोटी छोटी कंपनीज जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं। जो प्रॉब्लम अराइज हुई वो उनसे हुई जो सब्सिडरीज जी के नीचे आती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उनके नीचे आती हैं ये 7 कंपनीज। सुभाष चंद्र जो फाउंडर हैं जी के, इनको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडरीज के लिए लोन चाहिए था। वो गए यस बैंक के पास। यस बैंक ने बोला सर हम आपको लोन तो दे देंगे बट कुछ कोलैटरल भी तो रखवाइए, कुछ गिरवी भी तो रखवाइए। तो सुभाष चंद्र ने जी लिमिटेड के 200 करोड़ की जो एफडी थी ना, उनको एज अ कोलैटरल यस बैंक के पास रखवा दिया। यस बैंक ने 200 करोड़ की एफडी को कोलैटरल की तरह एक्सेप्ट कर लिया। अब ये सारी कंपनीज जब लोन नहीं दे पाई तो यस बैंक ने जी लिमिटेड के 200 करोड़ की एफडी जो कोलैटरल की तरह रखवाई थी वो पूरी सीज कर ली। अब सुनने में आपको लगेगा इसमें दिक्कत क्या है? सुभाष चंद्र ही फाउंडर है कंपनी के, उन्होंने अपनी कंपनी के ही एफडीज को कोलैटरल में रखवाया, तो अगर नहीं पे कर पाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बिकॉज ये एक लिस्टेड कंपनी है। एज अ शेयर होल्डर अगर आपके पास जी का एक भी शेयर है तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर हैं, और अगर आप उस कंपनी के ओनर हैं तो क्या आपकी इजाजत के बगैर उस कंपनी के एसेट को छेड़ा जा सकता है? नहीं, ये इसलिए इलीगल है। अब आप देखेंगे जो हम शेयर होल्डर्स हैं, हम तो कंपनी की मीटिंग में जाते नहीं है, ना हम बैठ सकते हैं, तो हमें रिप्रेजेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुभाष चंद्र ने 200 करोड़ की एफडी को कोलैटरल में रखवाया यस बैंक के साथ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बिना था और इसी वजह से इन दोनों ने अपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन से कर दिया रिजाइन। चैप्टर नंबर 2, नॉक नॉक बाय सेबी। जब इसके बारे में सेबी को पता चला, जी कंपनी ने सेबी को यह बताया कि इन सब कंपनीज के लिए लोन लिए गए थे जिसके लिए 200 करोड़ की एफडी को कोलैटरल रखा गया था। वेल, इन सारी कंपनीज ने जी लिमिटेड को 200 करोड़ वापस कर दिए, तो प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। बट सेबी को कुछ गलत लगा। सेबी स्मेल्ड समथिंग फिशी। सेबी ने जी को बोला आप मुझे सारी बैंक ट्रांजैक्शन दीजिए, जिसके बाद जी लिमिटेड एंड पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्र जो फाउंडर थे, पुनीत गोयनका उन्हीं के बेटे, उन्होंने सेबी पे एक सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल की अंडर प्रोविजंस ऑफ सेबी रेगुलेशंस
2018 सेबी ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, क्योंकि अब सेबी कंफर्म था कि सेबी को इनकी सारी ट्रांजैक्शंस बहुत डीपली स्क्रूटनाइज करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर्स को चीट ना किया जा रहा हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, सेबी क्यों इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, पैसा मैंने खुद की मर्जी से डाला, कंपनी को स्टडी करके डाला, किसी ने मुझे फोर्स तो किया नहीं। तो अगर मेरा शेयर बाजार में नुकसान हो गया या कंपनी ने कुछ गलत किया तो सेबी को क्या फर्क पड़ता है? सेबी का सिर्फ एक रूल है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट से भरोसा ना उठ जाए, क्योंकि अगर हमारा स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया, क्या हम कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? कभी नहीं। क्या कभी कोई हमारे देश में कोई दूसरा धीरूभाई अंबानी या अजीम प्रेम जी या नारायण मूर्ति अपनी कंपनीज के आईपीओ लेके आ पाएंगे जहां पे वो लाखों लोगों को इस देश में नौकरियां दे, इस देश की इकोनॉमी आगे लेके जाए? नहीं। इसलिए सेबी का काम है कि हम इन्वेस्टर्स का भरोसा स्टॉक मार्केट से बिल्कुल उठना नहीं चाहिए, और इसलिए सेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चैप्टर नंबर 3, कैन ऑफ वर्म्स। सेबी ने जी लिमिटेड को यह ऑर्डर किया कि मुझे जी के सारी बैंक अकाउंट एंट्रीज चाहिए और साथ ही साथ मुझे इन सारी कंपनीज के भी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। जब सेबी ने उन सबकी बैंक स्टेटमेंट स्क्रूटनाइज की तो यह पता चला कि जो 200 करोड़ जी के प्रमोटर्स ने बोला था कि जी को वापस मिल चुके हैं, वो 200 करोड़ जी के ही थे या उनकी दूसरी लिस्टेड कंपनी एसएल ग्रुप के थे जो घूम फिर के वापस जी के पास आ गए थे। बस एंट्रीज में दिखा दिया कि इन कंपनीज ने जी को पैसा वापस किया। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, जी से पहले पैसा गया लाइव एंटरटेनमेंट को और साथ ही साथ गया एसएल बिजनेस एक्सीलेंस को। फिर लिविंग एंटरटेनमेंट से वो पैसा गया खूबसूरत इंफ्रा को, एसएल बिजनेस एक्सीलेंस से वो पैसा गया स्पिरिट इंफ्रा पावर को, दोनों का पैसा कंबाइन करके गया पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, ये पैसा गया एसएल ग्रीन मोबिलिटी को, और फिर ये पैसा गया जी को। अब देख रहे हो क्या रहा है? पैसा एसएल ग्रुप का है, पैसा जी का ही है, पैसा उन इन्वेस्टर्स का ही है, बट उन्हीं इन्वेस्टर्स का पैसा दूसरी कंपनीज में भेज के दोबारा दिखा रहे हैं कि जी पे वापस आ गया, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि जी को वो 200 करोड़ वापस नहीं मिले, वो जी के ही पैसे हैं जो घूम के वापस आ गए। सेबी को ये भी पता चला कि उन 200 करोड़ में से कम 143 करोड़ या तो जी के थे या दूसरी लिस्टेड कंपनीज एसएल ग्रुप के थे, और इस सब के बेनिफिशियरी थे सिर्फ 2 लोग। सबसे पहला सुभाष चंद्रा जो फाउंडर हैं जी के, और पुनीत गोयनका जो उन्हीं के बेटे हैं। जी का स्टॉक इस लेवल पे नीचे आया है, और दुख की बात यह है अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग देखेंगे, इसी टाइम पे जनता ने ये स्टॉक भर भर के लिया है, जहां पे इनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 5% से 21.4% पे है। अगर आप उन लोगों में से आते हैं जो स्टॉक मार्केट्स में जिन्होंने इन्वेस्ट करना बस अभी शुरू किया है, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट किसी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपको इन्हीं कंपनी से डर लग रहा हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो दोस्त अंडरस्टैंड दिस, स्टॉक मार्केट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री ना, यहाँ पे भी इश्यूज होते हैं, यहाँ पे भी कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, बट अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज स्टॉक मार्केट्स इज वन ऑफ द सेफेस्ट, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आप समझे स्टॉक मार्केट होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, बिकॉज जब तक आप ये सब चीजें समझेंगे नहीं ना, आप बस दूसरों की एडवाइस देते रहेंगे, अल्टीमेटली वो है टिप्स, और अल्टीमेटली उसमें होना ही है नुकसान। मेरे पास पूरे 3 घंटे की मास्टर क्लास है जहां पे मैं खुद आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करनी है, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको बताऊंगा आपके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होगा कि आप बस शुरू कर दे हर महीने, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकती है डबल द रिटर्न्स ऑफ एफडी विद मिनिमल रिस्क। अगर आप उस सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर नंबर 4, फूल मी ट्वाइस नॉट जस्ट वंस। अब आप शायद ये सोच सकते हैं कि जी इतनी बड़ी कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसका टर्नओवर, जिसका रेवेन्यू 8000 करोड़ के ऊपर है, तो गोयला 200 करोड़ अगर इधर उधर हो गए तो मैनेजमेंट ने थोड़ी क्वेश्चन उठा देंगे। वेल, मैं आपसे अग्री करता हूं, गलती माफ की जा सकती है, पर दिक्कत तब आती है जब कैरेक्टर में ही खराबी हो, और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा ही एक केस है जहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा डीप लेवल पे हो रहा है। एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में 1986 में लिस्ट हुई थी, और ये कंपनी कंट्रोल करते हैं सुभाष चंद्र जो जी के फाउंडर हैं, उनके 2 बेटे कंट्रोल करते हैं जो हैं अमित गोयनका और पुनीत गोयनका। इस कंपनी के बारे में एनईसी को कंप्लेंट्स मिली,
फिर बाद में इसी कंपनी के बारे में सेबी को भी कंप्लेंट मिली ऑन 10 फरवरी 2021। कंप्लेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। कंप्लेन ये थी कि शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने बैंक से लिया है लोन, जिस काम के लिए लोन लिया है वो पैसे उस काम के लिए लगाए ही नहीं है, और वो सारे के सारे पैसे फाउंडर और उन फाउंडर्स के फैमिली वाले खा गए। इस कंपनी में स्क्रूटनी शुरू हो गई। 19 जुलाई 2021 को एनईसी ने इस कंपनी की रिपोर्ट को सेबी में सबमिट किया, और एनईसी ने यह बताया कि जो भी सारे ट्रांजैक्शंस इस कंपनी में किए गए थे वो सब सोचे समझे थे, वो सब प्लान थे। और शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने जिनको भी पैसे डेट पे दिए थे, जिनको पैसे उधार दिया था, वो सारी की सारी कंपनीज इन्हीं प्रमोटर्स की थी या इन प्रमोटर्स के फैमिली वालों की थी। और जिन सारी कंपनीज को शिरपुर ने उधार दिया था वो सारी कंपनीज बैंक्रप्सी फाइल कर रही हैं और बंद होने की तादाद पे हैं। एनईसी ने ये क्लेम किया कि शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी पे बहुत लार्ज स्केल में पैसे को घुमाया जा रहा है। फिर होना क्या था, सेबी ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सेबी ने केपीएमजी को हायर किया और 13 सितंबर 2021 में फॉरेंसिक अकाउंटिंग शुरू कर दी, जहां पे इन सारी कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पिछले 2-3 साल के देखा गया, प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज किया गया, और जो पता चला ना वो था शॉकिंग। चैप्टर नंबर 5, कैन ऑफ वर्म्स, नो, अ कैन ऑफ बॉम्ब्स। फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बाद ये पता चला कि शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने बैंक से 400 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जिस काम के लिए पैसे उधार लिए थे वो तो उस काम के लिए यूज किए ही नहीं। ये सारे के सारे पैसे शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने दूसरी कंपनीज को दे दिया। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला है अल्ट्रारेक्स, फिर बालमुख, देन मैजिक स्टोन। फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग में इन कंपनीज के अकाउंट्स खुल गए और जो पता चला ना, सबकी हालत खराब हो गई। इन कंपनी से पैसे ट्रांसफर किए दूसरी कंपनीज को, जो थे अयंती और कॉपकॉल, और इन्हीं कंपनीज ने फिर पैसे ट्रांसफर कर दिए दूसरी कंपनीज को, जो थी लेमनेड एंड चोरू, और फाइनली 872 करोड़ गए थे जेनीर को। फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोलती है जो 404 करोड़ बैंक्स के थे और शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने जो इन कंपनीज को लोन दे दिया था, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली जेनीर के पास आया। अब क्वेश्चन आता है, ये जेनीर है किसकी कंपनी? वेल, जेनीर 43.66% स्टेक होल्ड करता है कौन सी कंपनी में? शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी में। और ये है जेनीर के सारे प्रमोटर्स जो सुभाष चंद्र के बेटे हैं और उन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं। अब देख रहे हो ना हुआ क्या है, बैंक से पैसे लिए और पैसे घुमा घुमा के उन कंपनीज को पैसे दे दिए जो कंपनीज वो खुद ओन करते हैं, और बीच की कंपनीज की कर दी बैंक्रप्सी फाइल। तो ये है बैंक से पैसे चुराने का एक मजेदार तरीका। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे तो बैंक का पैसा डूबा, हमें क्या? अंडरस्टैंड दिस, अगर ये एक सरकारी बैंक से पैसा लिया गया है और ये एनपीए हुआ है तो बैंक के पास पैसा कहां से आता है? हम लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक को डिपॉजिट को पैसा वापस देना ही पड़ेगा। और जो ये पैसे ऐसे बड़े बड़े लोग खा जाते हैं बैंक के, वो अल्टीमेटली भरता कौन है सरकारी बैंक में? सरकार। किसके पैसों से? हमारे ही टैक्स के पैसों से। तो सर चोरी चोरी ही होती है, चाहे कोई सीधे हाथ से चोरी कर ले या फिर कोई घुमा घुमा के चोरी करे, चोरी चोरी ही होती है। और इसी की वजह से जी और सोनी की डील होनी थी, अब वो आ गई है होल्ड पर। यह है शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी का स्टॉक। इन्वेस्टर तो पिटे ही हैं। और एक और चीज जो आपको यहाँ देखनी चाहिए, एक प्रमोटर अपनी कंपनी को खुद ही बेच के बाहर निकल रहा होता है, वो कभी भी अच्छा सा नहीं होता। शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी में 2018 में प्रमोटर स्टेक होल्डिंग थी 72.7% और अब प्रमोटर स्टेक रही है सिर्फ 49.63%। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही इन्वेस्टर्स के पेट में लात मारते हैं, बट कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर थे धीरू भाई अंबानी। आप इनकी कहानी सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।